नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में बात प्रधानमंत्री की होने वाली अहम बैठक की। ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान का संकट मंडरा रहा है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं। एनडीएमए के अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। 26 मई को ओडिशा, पश्चिम बंगाल ये यास तूफान पहुंचेगा। तूफान ताउते के बाद अब तूफान यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 26 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक की तूफान पहुंच जाएगा। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, कितने बजे ये बैठक? 11 बजे का वक्त है। कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है? क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? एक और तूफान दस्तक दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें इस बैठक में मौजूद एनडीए के अधिकारी मौजूद और जिस तरीके से पिछले दिनों चक्कर था और अब करवा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह को कर जाए अधिकारियों को इसका जायजा जो लेने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी से जानना किस तैयारी है और इस ये बैठक से महत्वपूर्ण है कि इसके के साथ कार्यालय के दूर ये सारे कार्यालयों के अधिकारी रहेंगे और बताएंगे मोदी उनके तरफ से एहतियात में जा रहे हैं, क्योंकि पिछली मरतबा जो आया कहीं ना कहीं हुई। तो चलिए, ठीक है, शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो तूफान से निपटने की तैयारियों पर मंथन होगा। एनडीएमए के अधिकारियों से मंथन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। 11 बजे का वक्त है, 10:59 हो चुके हैं, यानी कुछ ही वक्त में, कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री की बैठक शुरू होने जा रही है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है। जिले में कई बच्चे यहां पर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। 13 दिनों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना हुआ है। 60 बच्चे यहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण हालांकि नहीं है। डूंगरपुर में भी बच्चे कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से बच्चों की तेजी से संक्रमित होने से इनकार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक जिले में पिछले 13 दिनों में 12 साल से कम उम्र के महज 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और किसी भी बच्चे में गंभीर लक्षण नहीं है। सभी दवाइयां दे दी गई हैं और उनका घरों में ही इलाज चल रहा है। सर, ऐसा कोई तीसरी लहर नाम की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल है नहीं, अस्तित्व में नहीं है। काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। और जो ये खबर आ रही है कि इतने बच्चे बीमार हो गए, ये इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हम। चिकित्सा विभाग के अंदर स्पष्ट है, 0 से 12 वर्ष के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में माना जाता है और उन्हीं का बच्चों के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। 0 से 12 वर्ष के करीब 60 बच्चे पिछले 13-14 दिन के अंदर हमारे यहाँ पे चिन्हित हुए हैं। बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, महज कह रहे हैं जो खबरें आ रही हैं ये सब आधार नहीं है इन खबरों का। क्या खबर है आपके पास? सुमित, मैं बताना चाहूंगा, कल से खबर निकल के आई थी कि डूंगरपुर में ये दूसरी जो लहर है उसमें पिछले 10 से 12 दिनों में करीब 512 ऐसे बच्चे जो 18 दिन की उम्र 18 साल से कम है वो संक्रमित पाए गए हैं। और इसको तीसरी लहर से जोड़ के देखा जा रहा था, लेकिन इस मामले में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि
जो 12 साल तक के बच्चों को बच्चा मान करके दवाएं दी जाती हैं, और 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जो 18 साल तक के होते हैं उनको एडल्ट मान करके उनकी दवाएं दी जाती हैं। तो इस हिसाब से जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो पिछले 10-12 दिनों में महज 60 बच्चे ही पॉजिटिव आए हैं, और वो सभी असिम्प्टोमेटिक हैं। सभी को दवाइयां दे दी गई हैं, सभी का घरों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों ने ये भी बताया है कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें मोर्टेलिटी मतलब उनकी मौत का आंकड़ा बिल्कुल 0 है। और विभाग ने इन चीजों को पूरी तरीके से नकारा है कि डूंगरपुर में कोई तीसरी लहर जैसी बात है। बच्चों में संक्रमण का बारे में उन्होंने बताया कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से जो मिले हैं, जो बच्चे पॉजिटिव मिले हैं वो भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से आए हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में कोई पॉजिटिव आया था और उनके घर में पॉजिटिव आने की वजह से उनकी सैंपलिंग की गई थी। इस दौरान ये बच्चे पॉजिटिव मिले और सभी स्वस्थ है, उनमें किसी भी प्रकार के गंभीर लक्षण नहीं है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। और हनुमानगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। 423 में से 24 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के 24 बच्चों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। 4 और 7 साल के 2 बच्चे भी इनमें कोरोना संक्रमित हैं। 15 बच्चियों और 2 बच्चों में ये लक्षण मिले हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए है। इस बीच तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है। इसे खासा भयानक बताया जा रहा है, लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जद में बच्चे ज्यादा आएंगे। दौसा से आई ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी लहर का कहर बरकरार, तीसरी लहर की दस्तक, इस बार नन्हे मुन्नों पर प्रहार। दौसा में 341 बच्चों पर पड़ी मार। प्रशासन ने कसी कमर, आपके सहयोग की दरकार। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में, जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है, लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों के सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब दौसा में 341 बच्चों के कोरोना की चपेट में आने से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर बच्चे जो कोविड से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल हैं। जो 341 बच्चों का जो आंकड़ा आया है, ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना पर अपडेट अब आपको दे देते हैं। देश भर में कोरोना केसेस अब कम होते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,40,842 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3,741 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,55,102 लोग ठीक भी हुए। देश में अब कुल केस 2,65,30,132 है और कुल मरीज ठीक हुए हैं 2,34,25,467। कुल मौतें 2,99,266 और एक्टिव केस की संख्या पूरे देश में 28,05,399। मधुरा का
आंकड़ा भी देख लीजिए। तस्वीर मरुधरा में सख्ती, लॉकडाउन और उसके बाद से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6103 केस यहां पर आए हैं। 115 मौतें दर्ज की गई हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा 1900 मामले सामने आए। एक दिन में 15,464 लोग रिकवर भी हुए। अब 1,22,330 एक्टिव केस मरुधरा। जिलेवार कोरोना का हाल जान लीजिए। जयपुर में 1900 पॉजिटिव केसेस, सबसे ज्यादा केस जयपुर में मिले हैं। 24 घंटे में 1900 केस। जोधपुर में 323, उदयपुर में 378, अलवर में 401, कोटा में 325, जैसलमेर में 259, सीकर में 252, बीकानेर में 113, बाड़मेर में 167 और भरतपुर में 121 पॉजिटिव केस। और इस बीच अब लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग आज गाइडलाइन जारी कर सकता है। 31 मई या 3 जून तक की लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। एक संभावना 7 जून तक की भी है। मंत्रिपरिषद ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। कल लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है। लॉकडाउन पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। कोरोना पर गहलोत कैबिनेट का मंथन। बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी। मृतकों के परिजनों को भी अब सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। बैठक में आर्थिक पैकेज देने पर चर्चा हुई। ब्लैक फंगस MISC पर भी सरकार गंभीर। चाहती है कि कोरोना के केसेस जो कम होने लगे हैं वो लगातार कम हो, और जो जनता का सहयोग मिला है उसके लिए मैं राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लॉकडाउन आपने माना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले समय में भी 24 तारीख तक लॉकडाउन है। इसके आगे लॉकडाउन बढ़ेगा तो बढ़ने की डेट क्या रहेगी, कितना बढ़ेगा, ये सब मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे। कि सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलती है, लोग वहां सामान ले लेते हैं। लोगों की जिम्मेदारी है बेवजह गाड़ियां लेकर नहीं निकले। और मैं पुलिस के लोगों से भी कहूंगा कि बेवजह अब लोगों को भी परेशान नहीं करें। जितनी गाड़ियां आपको जब्त करनी थी कर ली, जितने जुर्माने लगाने थे लगा लिए। मैंने आज कैबिनेट में भी ये बात कही, और मैं सबसे कहूंगा कि कोई भी मरीज को लेकर जाए परेशान नहीं हो। इस बीमारी में मैंने एक नई बात देखी है कि मरीज का इलाज लंबा चल रहा है। 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन तक भर्ती है मरीज। और जो जल्दी ठीक हो रहे हैं उनको तो मैं बधाई देता हूं। डेथ रेशियो भी बढ़ा, मरीजों की संख्या भी बढ़ी इस दौरान। अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार की जो भी गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी जब घोषित करें आप उसको माने, सब उसको स्वीकार करें। सोनिया गांधी के पीएम मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने बार बार मुद्दा उठाया। भारत में कोविड-19 महामारी प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बार बार बहुत ही प्रासंगिक चिंताओं को उठाया है। ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति और लागत मुक्त उपचार सुनिश्चित करने के लिए उनका सुझाव आम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जो पहले से ही कोविड-19 की घातक दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसके मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी की काली छाया तेजी के साथ पूरे देश को अपने चंगुल में ले रही है। कोरोना की ही तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस से अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन पूरे देश में हालात खराब हों इससे पहले ही सरकार सतर्क हो गई है। पीएम से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी से लड़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं।
कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का अटैक। विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। देश भर में ब्लैक फंगस पर अलर्ट। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं कि ब्लैक फंगस ने देश को डराना शुरू कर दिया। मजबूरन केंद्र ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। हालांकि राजस्थान के साथ ही हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। देश में अब तक 7,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जबकि 200 से कुछ ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में भी 1100 से ज्यादा इसके मरीज मिले हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से भी ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। राजस्थान में ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की दरें भी राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। राजस्थान में अब ब्लैक फंगस का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। यानी कोरोना संकट से जूझ रहे देश ने नए खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। हालांकि इस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 85 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के इलाज के लिए ईएनटी डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है। पिछले 2 दिनों में ही अस्पताल में 45 ऑपरेशन हो चुके हैं। गंभीर बात यह है कि 5 मरीजों में फंगस दिमाग तक पहुंच गया है। चिकित्सक ऐसे मरीजों को लेकर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस के मरीज देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके कारण इलाज में मुश्किल हो रही है। हमारे पास आज सुबह तक करीब 85 मरीज भर्ती हो चुके हैं और 40 करीब ऑपरेशन हो गए थे। आज भी 5-1 ऑपरेशन और हो गए होंगे, तो करीब 45 ऑपरेशन हो चुके हैं। ज़्यादातर की बीमारियां काफ़ी बड़ी हुई आ रही हैं कि वो आँख तक फैली हुई हैं। कुछ एक मरीज ऐसे भी आए हैं हमारे पास 5 से 6 जिनके की दिमाग तक में बीमारी गई हुई है। सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं कहूँगा तो ये है कि जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें, जल्द से जल्द आके डॉक्टर को दिखाएं, ताकि समय रहते अगर नाक और साइनस में बीमारी है उसका ऑपरेशन बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आ सकता है। जैसे ही बीमारी बढ़ जाती है तो उसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोटपुतली में अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित बिलोची पुलिया के पास चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग से कंटेनर जलकर खाक हो गया। कंटेनर में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इस दौरान हाईवे पर यातायात भी बाधित हुआ। खबरों के मुताबिक कंटेनर चालक माल भरकर दिल्ली से जयपुर की ओर आ रहा था। यहां स्थित पुलिया के पास पहुंचने पर अचानक कंटेनर के केबिन से धुआं निकलने लगा। इस पर चालक ने कंटेनर को रोक कर देखा तो केबिन में आग की लपटें उठती दिखाई दी। चालक ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आग इतनी तेज थी कि आग ने कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल और दौलतपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाईवे पर लगे जाम को पेट्रोलिंग कर्मचारी और पुलिस ने खुलवाया। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आम आदमी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी।
राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल शतक लगाने को तैयार है। तेल में आग, जल उठी जेब, कैसे चलाएं गाड़ी, पेट्रोल के तेवर हाई। राजधानी में शतक को बेकरार पेट्रोल। अब की बार पेट्रोल 100 के पार। अब ज्यादा दूर नहीं, बस सैकड़े से महज 98 दूर है। राजधानी में पेट्रोल दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते शनिवार को जयपुर में पेट्रोल का दाम 99 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है और डीजल 92 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं बात अगर पेट्रोल के प्रीमियम वर्जन की करें तो वो अभी भी 103 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चुनावों के दौरान 65 दिन दामों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन 2 मई को चुनाव परिणाम जारी होने के बाद 4 मई से लगातार दामों में बढ़ोतरी जारी है। जयपुर में पेट्रोल शतक को बेकरार है तो प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पहले ही पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। श्रीगंगानगर में शनिवार को पेट्रोल 104 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जबकि हनुमानगढ़ में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर रही। तेल से जेब जली तो इन जिलों के ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब जाकर पेट्रोल डीजल खरीदने पहुंचे, क्योंकि वहां वैट कम होने से पेट्रोल डीजल राजस्थान से करीब 8 से 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। यही वजह है कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन लगातार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग कर रहा है और इसके लिए सांकेतिक हड़ताल भी हो चुकी है। सर्वाधिक अवैध तस्करी के माध्यम से डीजल एवं पेट्रोल आ रहे हैं और स्थिति ये बनी हुई है कि मेरे पेट्रोल पंप जो मेरी धर्मपत्नी का है उसकी बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष से 30% गिरी है। इससे अधिक विस्मयकारी स्थिति कोई नहीं है। 4 सालों से कमीशन नहीं बढ़ने और अवैध तस्करी की वजह से स्थिति ये है कि हमारी आजीविका दिन प्रतिदिन जा रही है और अवैध तस्करी को दिन प्रतिदिन बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति रही तो हमें भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे कोरोना का जैसे ही विषम परिस्थिति जाती तो हमें भी जाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब ट्रांसपोर्टर्स भी दाम बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में अगर माल भाड़ा बढ़ता है तो आम आदमी से जुड़ी रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ना भी तय है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। रेसलर सागर की हत्या के आरोप में सुशील को अरेस्ट किया है। सुशील के साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने सुशील को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कई दिनों से पहलवान सुशील कुमार फरार चल रहा था। तलाश जारी थी सुशील कुमार की। साथी पहलवान की हत्या का आरोप है सुशील कुमार पर और इसकी तलाश कर रही थी पुलिस और आज हत्थे चढ़ गया है ये आरोपी सुशील कुमार। बड़ी खबर। ओलंपिक मेडल विजेता, ये तस्वीर देखिए, चेहरा छुपाकर सुशील कुमार को ले जाया जा रहा है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार, इस पर इनाम रखा गया था। वो गवर्नमेंट जब सुशील कुमार पदक जीत कर आती थी तो प्रोत्साहन राशि, इनाम के तौर पर राशि इस पहलवान को देती थी, लेकिन अब पुलिस ने इसके सर पर इनाम रखा था। फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया है।
सुशील के एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथी पहलवान की हत्या का आरोप सुशील कुमार पर है। कोटा में दुस्साहसी चोर मंदिरों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। चोरों ने श्री सांवलिया सेठ मंदिर की दान पेटी से 10,000 रुपए कैश और कई सामान चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी महावीर प्रसाद गौतम ने चोरी की खबर जवाहर नगर थाने को दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। दान पेटी में है 7-8 हजार रुपए का माल। वो जगह हो सकता है। हाँ। कब टूटे ताले? ये दिन में 1 से 4 के बीच में टूटी है। 5 बजे में आया ना जो दान पेटी का ताला टूटा हुआ है। कहीं सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे हुए हैं? कैमरे कहाँ लगे? अच्छा, तो किसी पर शक? जी शक किसने करे? कोई शक नहीं है। क्या इसमें वगैरह कोई ले गया हुआ है? इधर पे करीबन यहाँ हर आदमी आता जाता रहता है, ऐसा कोई विषय नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या है कि पंडित जी यहाँ ताला खोल के आए, मैं भी इनके पीछे ही आ गया। जैसे ही मैं ये अंदर गए तो यार भाई साहब देखना है यार क्या मैं गया अंदर, देखा ताला टूटा हुआ। 2-3 सेक्टर है तलवंडी में, यहाँ सांवलिया सेठ जी का मंदिर है, उसकी जो दान पेटी का ताला तोड़ दिया उसने आदमी ने। सूचना मिली थी, जब आया देखा तो ताला टूटा हुआ है अंदर से, तो उसमें जो पैसे भेंट पात्र के जो पैसे थे वो लेकर निकाल। कारण क्या निकल के आ रहा है सर? कहीं स्नैक्सी तत्व के लोग हैं या? देखने से हरकत तो स्नैक्सी की लग रही है। इधर जैसलमेर में असामाजिक तत्वों ने 3 दिनों के अंदर हिंगलाज मंदिर पर दूसरी बार धावा बोला। उन्होंने सभा भवन के ताले और शौचालय के ताले तोड़ डाले, साथ ही सभा भवन में पड़े सामान को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले गुरुवार को भी असामाजिक तत्वों ने मंदिर पर धावा बोला था और बिजली के तार और बल्ब चुरा लिए थे। दो 2021 रात्रि हिंगलाज मंदिर रतासर जेठवाई रोड पर चोरों द्वारा वायर, खंभे, लाइट के और पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब सब चोरी करके ये लोग हाथ साफ कर गए, रात को निकल गए। और 20 तारीख को हमने पुलिस चौकी में कंप्लेंट की और उनके द्वारा पूरा मौका मुआयना किया गया और वापस पुनः कल रात्रि 22 तारीख को वापस उन्होंने वायर वगैरह चोरी करके काफी नुकसान किया है रतासर हिंगलाज मंदिर प्रांगण में। कोटा में लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिखाना पुलिस वाले को महंगा पड़ गया। कार्रवाई से नाराज कई लोग जमा हो गए और जोरदार हंगामा किया। मामला घोसी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार की देर रात बेवजह घूम रहे एक शख्स के खिलाफ एक पुलिसकर्मी ने सख्ती दिखानी चाहिए तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे पुलिस वाले से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में युवक के साथ मारपीट की। हंगामे के दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोगों ने पुलिसकर्मियों को शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाया और मास्क भी उतरवा डाले। वहीं डूंगरपुर जिले में डीएसटी टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि बीती रात डीएसटी टीम को सागवाड़ा सर्कल में शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने गामड़ा बामणिया गांव के पास नाकेबंदी की थी। इस दौरान एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक दिनेश कलाल कार को तेज गति से भगा ले गया और आगे जाकर कार को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें शराब के कर्टन्स भरे हुए थे, जिस पर कार को जब्त करते हुए सागवाड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने कार से शराब के 30 कार्टन जब्त किए। वहीं आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।